नमस्कार दोस्तों। सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र लेखन नियम के अंतर्गत जो पत्राचार से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें सामान्य हिंदी में दो पत्र आवश्यक रूप से पूछेंगे जो कि 15-15 अंकों का है। विगत वीडियो में मैंने शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र, परपत्र आदि के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें टिप्पणी भी थी। आज हम विज्ञप्ति एवं अधिसूचना के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। विज्ञप्ति के बारे में देखिए, बाएं साइड में लिखा हुआ है, विज्ञप्ति एक आधिकारिक सूचना है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, जो किसी महत्वपूर्ण विषय या निर्णय या घटना के बारे में जनता को सूचित करने के लिए प्रकाशित की जाती है। विज्ञप्ति के अंतर्गत प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी विज्ञप्ति, शैक्षिक विज्ञप्ति, वाणिज्यिक विज्ञप्ति आदि को शामिल करते हैं। तो कभी कभी प्रश्न आया हुआ है कि यही प्रश्न आया है लोक सेवा आयोग में, आपके रजिस्ट्रार के एग्जाम में, विज्ञप्ति से क्या अभिप्राय है, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए। तो देखिए, प्रेस विज्ञप्ति का उदाहरण दिया है और ऐसा उदाहरण दिया है जो कि आपको याद रहेगा। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर, आप एक मार्जिन बनाएंगे दोनों साइड में, कॉपी के मार्जिन बना हुआ मिलेगा आपको, उसी में आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश बीचों बीच लिखेंगे और फिर उसके ठीक नीचे लिखेंगे प्रेस विज्ञप्ति। कभी कभी क्या होता है कि जो कार्यालय होता है, कार्यालय के ठीक नीचे दाहिने साइड आप पत्रांक का उल्लेख कर सकते हैं, और लेकिन जब प्रेस विज्ञप्ति होती है तो समानता हम देखते हैं सबसे नीचे पत्रांक का उल्लेख होता है। तो अब देखिए, लोक सेवा आयोग आपने लिख दिया बीचों बीच, उसके बाद लिख दिया विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति। ये आपकी रुचि पर है, आप चाहे तो केवल विज्ञप्ति लिख के छोड़ दीजिए और नहीं तो आप प्रेस विज्ञप्ति लिख दीजिए और प्रारंभ कीजिए। देखिए, मैंने लिखा है, एक बनाया है अपनी प्रेस विज्ञप्ति। उत्तर प्रदेश केंद्रीय सेवा के अंतर्गत सहायक कुलसचिव परीक्षा के अभ्यर्थियों को इतने द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा 27 व 28 अप्रैल 2025 को प्रयागराज नगर के 10 केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से 12 बजे तथा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे सायं तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्रविष्ट अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.uppsc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखिए, नीचे मैंने बाएं साइड संख्या लिख दिया, यानी कि पत्रांक है। कोई भी आप काल्पनिक लिख लीजिएगा, 8/2/E-4। ई और -4 जो होता है, ये सेक्शन होता है एम्प्लॉयमेंट का, इनका जो जारी करता है सेक्शन वाइज, वो सब पड़ा होता है 24-25। ये आपका काल्पनिक है, आप जैसे मानो वैसे संख्या डालिए, क्योंकि आपको काल्पनिक पत्र बनाना है। और फिर नीचे दिनांक प्रयागराज 20 अप्रैल 2025। 20 अप्रैल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि परीक्षा 27-28 अप्रैल को है, तो ऐसी नोटिसें 4-6 दिन 7 दिन पहले ही जारी होती है, जिसमें आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की नोटिस पेपर में आएगी। और नाम क्या हुआ, परीक्षा नियंत्रक। नाम में हस्ताक्षर नाम आएगा या हस्ताक्षर आते हैं, और परीक्षा नियंत्रक के द्वारा ये प्रेस रिलीज नॉर्मली जारी किया जाता है। ठीक है, तो विज्ञप्ति के बारे में आप समझ गए। विज्ञप्ति एक आधिकारिक सूचना होती है जो महत्वपूर्ण विषय पर या निर्णय पर या घटना के बारे में जनता को सूचित करने के लिए प्रकाशित की जाती है। किसको सूचित की जाती है? जनता को। ठीक है, अब आता अधिसूचना। अधिसूचना भी विज्ञप्ति की तरह ही है, बस अंतर यह है, अधिसूचना को गजट किया जाता है और विज्ञप्ति को समाचार पत्रों में या मीडिया के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना को बोलते हैं अंग्रेजी में नोटिफिकेशन। नोटिफाइड जो चीज़ें होती हैं वो आपके गजट में होती हैं सरकार के, तो ये सरकारी नियम होंगे। सरकारी नियम होंगे या आदेश होंगे या चेतावनी होगी या किसी की नियुक्ति होगी या किसी राजपत्रित अधिकारी की प्रोन्नति होगी, संवैधानिक अधिकारी की प्रोन्नति होगी, निर्वाचन होगा किसी का, या अवकाश होगा से संबंधित अगर सूचना है, अगर संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाना होता है, गजट में प्रकाशित किया जाना होता है, तो उसे अधिसूचना कहते हैं। विज्ञप्ति और सूचना में यही अंतर है। विज्ञप्ति समाचार पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, किसी पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा या ऐसा प्रचार प्रसार किया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जानकारी करें।
लेकिन जो गजट में प्रकाशित किया जाएगी वो अधिसूचना होगी। उसकी सूचना केवल केवल हमारे राज्य के गजट में, या भारत सरकार अगर कोई आदेश जारी कर रहा है तो भारत सरकार के गजट में उसको प्रकाशित किया जाता है। ये एक प्रकार की शासकीय आपकी सूचना होती है। और विज्ञप्ति आपकी वाणिज्यिक भी हो सकती है, शैक्षिक भी हो सकती है, तो उसे आप विज्ञप्ति कहेंगे, लेकिन अधिसूचना हमेशा शासकीय होगी। इसका भी उद्देश्य व्यापक प्रचार करना होता है और वैधता को ध्यान में रखता होता है कि उसको इसकी लीगैलिटी है। जब कोई चीज़ आएगा, संवैधानिक कोई बदलाव होंगे, कोई चेंजेज होंगे, तो उसको कोई नियमों में बदलाव किया जाएगा तो उसको हम गजट के माध्यम से प्रकाशित करते हैं। और लिखने का, बनाने का तरीका एक ही है, क्योंकि गजट सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और सरकारी शासन द्वारा जारी किया जाता है। तो आप देखिए, लिख के आया बीचों बीच उत्तर प्रदेश शासन। इसमें भी सेवा में, भावदी आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आदेश और कार्यालय ज्ञापन में सेवा में भावदी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और सीधे सीधे आपके कार्यालय के नाम में विभाग का नाम बीचों बीच आता है, उसी के नीचे उसके पत्रांक आ जाता है, स्थान आ जाता है, और उसके पश्चात सीधे आपके आदेश या कार्यालय ज्ञापन लिखकर, वैसे यहाँ पर विज्ञप्ति या अधिसूचना लिखकर प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए, फॉर्मेट बना लीजिएगा। अगर आपने यही उदाहरण अपने कॉपी में अच्छे से बना के लिख लिया और इनको डिफाइन करके रख लिया, इतना ही डिफाइन करके रख लिया, तो आप फिर आपको ये प्रश्न कोई किसी प्रकार का पत्र आएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी लिखने में। बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में फॉर्मेट हमेशा बना रहना चाहिए कि किस फॉर्मेट में कैसे लिखना है। अब अधिसूचना ऑब्लिक मैंने विज्ञप्ति लिख दिया है, यह भी एक प्रकार की विज्ञप्ति है और यह अधिसूचना के रूप में भी तैयार हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति की तैनाती या नियुक्ति किया जाता है तो सरकार कभी कभी अधिसूचना जारी करके गजट करती है, और या कभी कभी विज्ञप्ति लिखकर उसका उल्लेख कर लेती है। तो अब देखिए मैंने क्या लिखा है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर श्री XYZ को सहायक कुल सचिव के पद पे मैट्रिक लेवल 8 पर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी नियुक्ति किया जाता है। नियुक्ति हमेशा अस्थायी होती है, इसलिए अस्थायी शब्द लिख दिया है। ठीक है, फिर क्या रहा, हस्ताक्षर होंगे, जो भी सचिव होगा उसका नाम लिखा होगा, फिर नीचे उसका पद नाम लिखा होगा, सचिव लिखा होगा। क्योंकि ये चूंकि सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा जारी किया जा रहा है, इसलिए सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, विशेष सचिव, किसी भी शासकीय अधिकारी का ही पद नाम होगा। तो आप देखिए सचिव हो गया, यहाँ पर भावदी भी नहीं है और सीधे सीधे नाम आएगा। ठीक है, फिर उसके ठीक नीचे चूंकि हमको इसकी प्रतिलिपि करनी होती है, चाहे कुछ जब नियुक्ति संबंधी होती है तो उसको तो हम बताएंगे जिसको ये जिसकी नियुक्ति हो रही है। इसके अलावा भी कुछ अधिकारियों को सूचना देनी पड़ती है। वो कौन कौन है अधिकारी जिनको सूचना देनी पड़ेगी? जो भी इस नियुक्ति से रिलेटेड लोग हैं। तो अपने दिमाग में आप जोड़ डालिएगा कि आप समझ लीजिएगा कि मान लीजिए सहायक कुल सचिव की नियुक्ति हो रही है और इसे अधिसूचना या विज्ञप्ति द्वारा इस फॉर्मेट में शासन ने अगर पत्र तैयार किया है किसी एक इंडिविजुअल की नियुक्ति के लिए, तो वो किसको किसको कॉपी करेगा? एक तो पहली बात उस अभ्यर्थी को, उस चयनित अधिकारी को सूचित करेगा जिसका चयन हो रहा है, तो उसको प्रतिलिपि की जाएगी। दूसरा, उस अधिकारी को किया जाएगा जिसके अधीन वो जा रहा है, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय को सूचना दी जाएगी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में किसको सूचना दी जाएगी? कुल सचिव को दी जाएगी कि कुल सचिव वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी है, तो कुल सचिव को लिखी जाएगी। तीसरा, किसी भी नियुक्ति के संबंध में आपको महालेखाकार को आपको सूचित करना पड़ता है, प्रयागराज। चौथा, चूंकि ये अधिसूचना है, नोटिफिकेशन के रूप में इसको जारी किया गया है, तो कोई भी नोटिफिकेशन होता है उसके लिए निदेशक राजकीय मुद्रणालय को जरूर करना पड़ता है। ठीक है, राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज में आगे जोड़ लीजिएगा, प्रतिलिपि में निदेशक राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज को, क्योंकि वो छापेगा जब अगली बार गजट जारी होगा, जो भी प्रिंटेड किए जाएंगे तो उसको सूचना होगी कि आप ये गजट में इसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुल सचिव महालेखाकार को हो गया। इसके अलावा आप चाहेंगे तो आप वहाँ के वित्त अधिकारी को भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली
प्रमुख सचिव राज्यपाल महोदय को भी किया गया है, क्योंकि जो आपके विश्वविद्यालय हैं वो उसके कुलाधिपति राज्यपाल महोदय होते हैं, इसलिए राज्यपाल महोदय को भी सूचना दी गई है। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि हम अगर कोई भी अधिसूचना या विज्ञप्ति बनाते हैं, खासतौर से अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति में तो किसी को प्रतिलिपि नहीं होती है, वो क्योंकि प्रेस में छापने के लिए होती है, वो ऑटोमेटिक सभी लोग उसको अवगत हो जाते हैं। लेकिन अधिसूचना गजट में जारी किया जाता है, तो और ये नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति है, तो ऐसी सूचना उन लोगों को भी भेजी जाएगी जिनसे यह अधिसूचना संबंधित है। तो आप देख लीजिए, यह सूचना निम्नलिखित 5 लोगों से संबंधित है। एक छठी प्रतिलिपि भी कर लीजिएगा, आप दिमाग में रख लीजिएगा, एक छठा प्रतिलिपि जरूर करिएगा, वो है गार्ड फाइल। गार्ड हर अधिसूचना गार्ड फाइल में रखी जाती है। सभी नियुक्तियों के संबंध में, सभी आदेश के संबंध में जो भी हम करते हैं, प्रतिलिपि इंडोर्स करते हैं, तो सबसे अंतिम इंडोर्समेंट करते हैं गार्ड फाइल हेतु। ठीक है, क्योंकि गार्ड फाइल में वो सुरक्षित रहेगी, भविष्य का एक संदर्भ रहती है, इसलिए उसको गार्ड फाइल बोलते हैं। ठीक, तो आपको ये विज्ञप्ति और अधिसूचना के बारे में जानकारी मिल गई। अब आपके लगभग सभी पत्रों के बारे में उनको संक्षेप में डिफाइन मैं कर चुका हूँ। ये फॉर्मेट देख लीजिए, ये फॉर्मेट वैसे ही है जैसे कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश का होता है। कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और विज्ञप्ति, ये एक ही फॉर्मेट में बनते हैं। आपका ऊपर कार्यालय का नाम आ जाएगा, उसके ठीक नीचे आपका पत्रांक संख्या आ जाएगी, स्थान आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा। लोक सेवा आयोग के प्रेस विज्ञप्ति का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया हूँ। नहीं तो आप चाहेंगे तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के ठीक नीचे आप पत्रांक संख्या डाल सकते हैं, दिनांक डाल सकते हैं, प्रयागराज लिखकर और दिनांक डाल सकते हैं। उसके नीचे आप प्रेस विज्ञप्ति लिखकर आप पूरा उतार सकते हैं। तरीका एक है, आप चाहे नीचे लिख लीजिए पत्रांक संख्या और चाहे ऊपर लिख लीजिए। बस ध्यान रहे, चाहे आपका कार्यालय आदेश हो, चाहे कार्यालय ज्ञाप हो, चाहे प्रेस विज्ञप्ति हो या अधिसूचना हो, इसमें भावधी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। सीधे सीधे नाम आएगा और पदनाम आएगा। और जब हम इंडोर्स करते हैं तो इंडोर्समेंट अगर करेंगे तो उसके नीचे आपका चाहे नाम पदनाम कर दें या आज्ञा से लिख दें, आज्ञा से नाम आ जाएगा और पदनाम आ जाएगा। ठीक है, और इंडोर्समेंट में आप यह भी कर सकते हैं कि एक स्तर या 2 स्तर नीचे के अधिकारी से भी इंडोर्समेंट करा सकते हैं। मान लीजिए शिक्षा विभाग 4 ने नियुक्ति आदेश जारी किया है, सहायक कुल सचिव का सचिव के द्वारा सेक्रेटरी ने जारी किया है, तो उसका इंडोर्समेंट, ये जो 6 लोगों को इंडोर्समेंट किया गया, 5-6 लोगों को, इसका इंडोर्समेंट संयुक्त सचिव भी कर सकता है और उप सचिव भी कर सकता है। तो आप अगर नाम लिखें और उसके नीचे लिख दें उप सचिव तो भी अच्छा लगेगा। हमेशा इंडोर्समेंट 1 या 2 स्तर के नीचे के अधिकारी द्वारा किया जाता है और कभी कभी समकक्ष अधिकारी द्वारा भी किया जाता है। इसमें कहीं कोई वाद विवाद नहीं है। बस ध्यान रहे, इंडोर्समेंट ऊपर के अधिकारी द्वारा नहीं जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि लेटर पर हस्ताक्षर तो सचिव के हैं और इंडोर्समेंट प्रमुख सचिव करेगा। प्रतिलिपि जो करेगा वो ऊपर का अधिकारी नहीं करेगा जिसने आदेश जारी किया है। आदेश जारी करने वाले अधिकारी के समकक्ष अधिकारी द्वारा किया जाएगा या उसके निम्न अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए। बीच बीच में मैं किसी न किसी पद को लेकर आपको उदाहरण के रूप में लेकर आपको बताता रहूँगा, जिससे आपको याददाश्त आपकी बनी रहेगी और आप अच्छे से अच्छे 30 नंबर का जो पत्र है उसे अच्छे से अच्छे तरीके से लिख सकेंगे, ताकि आपको 30 में 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर आसानी से मिल जाएं। और आपका निबंध हुआ, आपका पत्र लेखन हुआ और गद्यांश प्रेसी राइटिंग, जिसमें से आपके 3 वाक्य होंगे, उसको आपको विस्तार देना होगा, पूरे गद्यांश का संक्षिप्तीकरण करना होगा और उसका एक शीर्षक लिखना होगा। ये ऐसे है क्षेत्र 110 नंबर का, 40 नंबर का निबंध, 40 नंबर का गद्यांश और 30 नंबर का आपका
पत्र लेखन, ये 110 नंबर ऐसे हैं, अगर आपने मजबूती से बिल्कुल से अच्छी राइटिंग में और प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा ओवरलैप करके कटिंग किए बिना आपने लिखा, प्रैक्टिस कर करके हिंदी से आपने अगर अपने आप को किया लीड, तो आप 110 में कम से कम 80 नंबर लाएंगे। और 90 नंबर की ग्रामर में, अगर 90 नंबर के ग्रामर में आप 70 नंबर ले आए तो आपके 150 नंबर पूरे हो जा रहे हैं। 80 और 70 150। अगर आप 150 प्लस गए हिंदी में तो आपका चयन निश्चित है। तो हिंदी पर कमांड बनाइए, कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह निःशुल्क चैनल है, आप लोगों की मदद के लिए तैयार किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं, जो पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस तैयारी करना चाहते हैं, उस परीक्षा के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको जानने की कोशिश करें किसी प्लेटफॉर्म से कि कैसे इसकी तैयारी की जाए, तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपने ग्रेजुएशन लेवल पर हैं या ग्रेजुएशन ख़त्म करने के कगार पर हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो लोग सभी अभ्यर्थी मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।